अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम फर्स्ट जो है वो करना है, उसको समझना भी है। और यहाँ पर इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारी? द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल is double that of the angle subtended by the corresponding major arc। तो सबसे पहले थ्योरम को समझने के लिए उसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि उस स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है और हमने प्रूव क्या करना है। ये दो बातें किसी भी थ्योरम के लिए उनको समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे इस स्टेटमेंट में द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क, इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हुई हैं सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क, हम इसको समझते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है और मैंने यहाँ पर ये एक सेंटर पे एंगल बनाया है। फर्ज किया ये एंगल 60 का है, तो हम इसे सेंट्रल एंगल कहेंगे। क्यों कहेंगे सेंट्रल एंगल? क्योंकि सेंटर पे बन रहा है। अच्छा, अब ये जो आर्क बन रही है, ये जो एंगल आर्क प्रोड्यूस कर रहा है ए से लेकर बी तक, ये माइनर आर्क है, ठीक है। इसके मुकाबले में सर्कल की जो बकिया आर्क बची हुई है, जो ए से लेकर ये ऊपर वाली साइड यूं बी तक जाती है, या हम इसको ज़रा क्लियर करने के लिए एक पॉइंट बीच में सी ले लेते हैं। अब ए से लेके ए टू सी एंड सी टू बी, ये जो बड़ी आर्क नज़र आ रही है इसे हम मेजर आर्क कहेंगे, क्योंकि इस वक्त सर्कल जो है उसका जो सरकमफेरेंस है वो दो आर्क्स में बटा हुआ है। छोटी आर्क को माइनर आर्क कहेंगे और जो बड़ी आर्क है जो अपर साइड पे है उसे मेजर आर्क कहेंगे। तो सेंट्रल एंगल हमारा कौन सा है? ये 60, जो कि जिसका वर्टेक्स जो है वो सेंटर पे लाई कर रहा है। उसके बाद इज डबल, मतलब कि ये डबल है। किससे? अब उसका कंपैरिजन बता रहे हैं कि किससे? दैट ऑफ द एंगल, मतलब उस एंगल से, दैट ऑफ द एंगल यानी अब उस एंगल की तरफ इशारा है जिस एंगल का इस एंगल के साथ कंपैरिजन होने वाला है। दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड बाय का मतलब यानी जो एंगल बनता है, सबटेंडेड जो बनाया जाता है, कहाँ? कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब यहां पर देखिए, मैंने जैसे बोला कि ये जो ए बी माइनर आर्क है, ये जो ऊपर वाली ए सी बी है, ये इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है। अब मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा कहीं भी बना सकते हैं। देखें आप, ये एंगल देखें, इस एंगल को सरकम एंगल भी कहते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये 60 का एंगल है तो ये कौन सा एंगल होगा? 30 का। मतलब ये डबल है इस 30 से। स्टेटमेंट पे गौर करें दोबारा। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मतलब जो सेंट्रल एंगल होगा वो डबल होगा किससे? उस एंगल से जो करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क पे बन रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मेजर आर्क तो ए से लेकर यहां थ्रू सी टुवर्ड्स बी, ये तो काफ़ी सारी रेंज है मेजर आर्क की। तो मैं कहीं भी ये एंगल बना लूँ, सपोज मैं अगर सी यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, तवज्जो है ना, तो फिर अगर मैं सी को ए से मिलाता हूँ, सी को मैं बी से मिलाता हूँ, तो भी ये एंगल कितना बनेगा? इस 60 का हाफ बनेगा। अब मैं अगर मैं साइड चेंज कर लूँ, मतलब यहाँ वर्टेक्स चेंज कर लूँ, यहाँ सी पॉइंट ले लूँ, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसका करस्पॉन्डिंग, इस सेंट्रल एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये दो जो
पॉइंट्स हैं ये कॉमन होंगे, माइनर के भी और मेजर के भी। अब यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी 30 का बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ए से बी की तरफ जाते हुए जितने भी पॉइंट्स इस सरकमफ्रेंस पे आते हैं, कहीं भी एंगल बनाया जाए वो सरकम एंगल कहलाएगा, वो इंस्क्राइब एंगल कहलाएगा, और उस पर बनने वाला एंगल इस 60 से क्या होगा, हाफ होगा, और 60 उसका क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आज हमने यही स्टेटमेंट को साबित करना है, और इस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको करना ज़रूरी होता है। गिवन है, टू प्रूव है, कंस्ट्रक्शन है, फिर उसके बाद हमारा प्रूफ का जो सेक्शन है वो शुरू हो जाता है, जिसमें एक स्टेटमेंट होती है और एक रीजंस होती हैं। सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि किसी भी थ्योरम में साबित करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट पे गौर किया जाता है, उसमें गिवन क्या है उसको लिखा जाता है, और उसमें हमसे पूछा क्या है और हमने साबित क्या करना है वो जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या है। मैंने एक ये आपके सामने ये डायग्राम जाहिर की है। यहाँ पर देखिए ये एक सर्कल है, और यहाँ पर जो माइनर आर्क है वो 3 और 4 कंबाइन होके एक माइनर आर्क मतलब एंगल बनता है मेजर आर्क पे, और माइनर आर्क जो है वो AC है, और मेजर आर्क कौन सी है, ABC है, और माइनर आर्क पे जो एंगल बनता है वो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है, मतलब सम में 3 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका मेजर आर्क पे एंगल बन रहा है। तो गिवन क्या है हमारे पास, AC एक आर्क है, ये देख लें आप। प्रॉपर हमने जो बुक के अंदर जो फिगर बनाई है मैंने उसी के मुताबिक इनको नेम रखे हैं इनके, तो उसी के मुताबिक हम चलेंगे। AC क्या है, माइनर आर्क है, ठीक है, विद सेंटर O, और O क्या है, सेंटर है। वेयर एज एंगल AOC इज द सेंट्रल एंगल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो AOC ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कौन सा एंगल है, इसे कौन सा एंगल कहेंगे, माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल। इसी तरह एंगल ABC, अब एक और एंगल है ABC, ये एंगल जो है ये आपका चूंकि ऊपर एंगल बन रहा है सरकम एंगल है, या इसे इंस्क्राइब्ड एंगल कहेंगे। इंस्क्राइब्ड एंगल वो होता है जो सरकमफेरेंस पे बनता है। इसको सरकम एंगल कहा भी इसीलिए जाता है क्योंकि ये एंगल जो है इसका जो वर्टेक्स है वो सरकमफेरेंस पे लाई करता है। तो दोनों एंगल का कंपैरिजन है। अब ये यहां पर गिवन में सिर्फ यही मेंशन करना है कि आपका सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क कौन सा है और मेजर आर्क का सरकम एंगल कौन सा है। ये इनके नाम रखे गए हैं, नीचे उनका कंपैरिजन है। साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि ये जो AOC एंगल है, मतलब जो सेंट्रल एंगल AOC है वो क्या है, डबल है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, किससे, एंगल ABC से। अब यहां पर कंफ्यूजन है छोटी सी कि कुछ बच्चे कहते हैं ये एंगल शायद बड़ा है, ये छोटा लग रहा है क्योंकि इसके आर्म्स छोटे हैं। ये एंगल बड़ा इसलिए होना चाहिए, इसके आर्म्स जो हैं वो लेंथी हैं। लेकिन किसी भी एंगल का म्यार उसके आर्म्स नहीं होते, बल्कि उनके आर्म्स के दरमियान का हटाओ इंटरवल होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ज़्यादा ओपन है एंगल और ये नैरो एंगल है, तो नैरो एंगल तो छोटा होता है। तो किसी एंगल का जो म्यार है वो उसके आर्म्स नहीं होते बल्कि उसका हटाओ होता है कि कितना वो ओपन है, कितना वो ब्रॉड है। अगर एंगल नैरो होगा तो छोटा होगा, अगर एंगल ब्रॉड होगा तो बढ़िया एंगल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर वैसे शक्ल से भी तकरीबन ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन हम इसको अब बाकायदा तौर पे साबित करते हैं। लो जी,
गिवन और टू प्रूफ की जो तकसीम है, गिवन और टू प्रूफ का जो दो हिस्से हैं वो हमने आपके सामने जाहिर किए हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन वो स्टेप होता है जो एडिशनल हम वर्क करते हैं किसी भी फिगर डायग्राम पे, ताकि हम उसके प्रूफ तक पहुंच जाएं। तो हमने कुछ वर्क किया है। हमने इस बी को, वो जो बी पॉइंट है उसको हमने ज्वाइन किया है ओ के साथ एंड प्रोड्यूस इट मीट द सर्कल एट डी। हमने जब इस बी को ओ के साथ ज्वाइन किया और फिर इस ओ को प्रोड्यूस किया है डी तक, सर्कमफेरेंस तक। राइट एंगल्स, अब हमने कुछ एंगल्स के नाम रखे हैं 1 2 3 4 5। कैसे नाम रखे हैं जरा तरतीब से देख लें। तरतीब आपने इसी तरह रखनी है। देखिए एंगल 1 2 3 4, मतलब जो लेफ्ट साइड वाला है वो 1 है, राइट वाला एक ज्यादा है 2, 1 2, इसके बाद इधर फिर 3, राइट वाला एक स्टेप ज्यादा 4, फिर इधर आ जाए लेफ्ट वाला 5 और राइट वाला एक स्टेप ज्यादा 6। इस तरह से आपने इस डायग्राम पर एंगल्स के नेम रखने। यहां पर स्टेटमेंट और रीजंस आ जाती हैं। स्टेटमेंट में देखते हैं एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। यानी अब हम कुछ स्टेटमेंट्स को रीजंस के अंडर साबित करके इस टारगेट तक पहुंचने वाले हैं कि सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर इज डबल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ मेजर आर्क। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक स्टेटमेंट दी हुई है कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, मतलब एक स्टेटमेंट दी हुई है। लेकिन उस वक्त तक ये स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं है अगर उसकी कोई प्रॉपर रीज़न ना दी जाए। अब इसकी रीज़न क्या है? इस एंगल 1 को इस एंगल 3 के बराबर कहना किस कानून के तहत है वो हमें यहां पर मेंशन करना होगा। अब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर क्यों है? अच्छा देखिए जरा, आप ये तो जानते हैं कि एक सर्कल है। अब O से लेकर A तक एक रेडियस है सर्कल का, O से लेकर B तक भी सर्कल का रेडियस है। अब हमें पता है कि सर्कल का रेडियस ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल है। क्या है? इक्वल है, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। जब ये इक्वल है तो फिर अब यहां पर एक ट्रायंगल बन रही है। आप देख रहे हैं यहां पर एक ट्रायंगल बन रही है। मैं थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट कर रहा हूं, ठीक है? ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल पे गौर करें। अगर मैं इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहूं तो शायद गलत ना होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं। कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं? OA एंड OB, टू साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर हमने इस ट्रायंगल को क्या नाम देना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन इक्वल साइड्स के सामने वाले ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मसलन OA का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? बोलिए बेटे 3 है। 1 तो इसका ऑपोजिट एंगल नहीं हो सकता, ये तो इसका एडजेसेंट एंगल है। मतलब एडजेसेंट का मतलब ये इसके साथ मुंसलिक है, इसके साथ जुड़ा हुआ एंगल है इस साइड के साथ, ये एडजेसेंट नहीं हो सकता। अब इसका एडजेसेंट एंगल कौन होगा? 3। इसी तरह OB साइड का ये 3 एडजेसेंट एंगल नहीं है, मतलब एडजेसेंट एंगल है मगर 1 जो है इसका नॉन एडजेसेंट है, ये इसका ऑपोजिट है। तो यानी OB का ऑपोजिट एंगल 1 है और OA का ऑपोजिट एंगल 3 है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लिहाजा मैंने इसीलिए कहा कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होना कब मुमकिन है? किस असूल के तहत, किस लॉ के अंडर? वो आपने लिख देना है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल OAB। तो OAB जो ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं कि उसमें अगर दो एंगल इक्वल इसलिए हुए हैं कि दो साइड्स इक्वल हैं, इसलिए उनके ऑपोजिट एंगल है।
इसी तरह आप दूसरी ट्राइंगल पे आ जाएं। दूसरी ट्राइंगल में देखें, जितना ओसी साइड है उतना ओबी साइड है सेम ट्राइंगल की। तो दूसरी ट्राइंगल भी कौन सी ट्राइंगल हुई? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल हुई, इसलिए एंगल 2 फिर एंगल 4 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसकी सेम रीज़न है, लेकिन ट्राइंगल चेंज हो गई। पहले ट्राइंगल थी ओ ए बी, अब की बार ट्राइंगल कौन सी है? ओ बी सी, ये वाली। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट आए, हम इनके नेम रख रहे हैं। थर्ड रिजल्ट क्या है? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। कहते हैं एंगल 5 इस 1 और 3 का सम के बराबर है। अच्छा, यहां पर एक बात वाज़ेह कर दूं कि जब कभी भी आपके पास एक ट्राइंगल हो, ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल आपने कैसे फाइंड करना है? तवज्जो करना जरा। इन दोनों एंगल्स का क्या करेंगे? सम कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इन दो एंगल का सम होगा अल्फा प्लस बीटा। इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? और ये दो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। जब कभी भी एक ट्राइंगल के दो एंगल हों तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंटरनल एंगल। और ये इंटरनल एंगल इस एंगल के नॉन एडजेसेंट होने चाहिए, क्योंकि इंटरनल एंगल तो ये भी हो सकता है, ये भी इंटरनल एंगल है, बट ये इसका एडजेसेंट एंगल है। आपने नॉन एडजेसेंट एंगल लेने हैं, और कौन से? अल्फा और बीटा। आप उन दोनों का सम कर लें तो ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए आप यहां पर देख रहे हैं कि एंगल 5 जो है ये किसका एक्सटीरियर एंगल है? इस एंगल 1 और इस एंगल 3, ये इस एक्सटीरियर एंगल के दोनों क्या कहलाते हैं? ऑपोजिट या नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह एंगल 2 इस 6 का नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 इस 6 का नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। तो 6 क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल। अब ये 6 किसके बराबर होना चाहिए? बोलें। 4 और 2 को प्लस करके। अब 4 ये किसी एंगल की क्वांटिटी नहीं है, ये एक नेम है। और 2 जो मैंने लिखा हुआ है ये एंगल की क्वांटिटी नहीं है, ये उस एंगल का मैंने नाम रखा हुआ है। अच्छा, एंगल 5 फिर किसके बराबर होगा? बोलिए। इस जी बिल्कुल, एंगल 1 और इस एंगल 3 के सम के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां पर मैं एंगल 5 को क्या लिख रहा हूं? बोलिए। एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 3। और रीजन क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एंगल 6 भी हम देख रहे हैं उसी लोकेशन पे है, और ये किसके सम के बराबर होगा? जी, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। हमने इसका रिजल्ट नंबर 4 रख दिया। अगेन अब हम मजीद देखते हैं कि जो एंगल 5 है, यहां पर देखिए, मैंने इस एंगल 5 को जब दोबारा लिखा, तवज्जो करना, एंगल 5 मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, मगर यहां किसके बराबर लिखा हुआ है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। मैं दोबारा, अगेन का मतलब मैं उसी स्टेप को दोबारा ले रहा हूं। अब मैंने फिर एंगल 5 लिया है, लेकिन इज इक्वल टू 1 की जगह पे मैंने क्या रखा है? एंगल 3, और प्लस एज इट इज मेजरमेंट एंगल 3 वैसे का वैसा। सवाल ये पैदा होता है कि ये कहां से आया? यहां तो 1 था। जी बिल्कुल, आप यहां पर देख रहे हैं, इस स्टेप पे गौर करें। एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो क्यों ना मैं एंगल 1 की जगह एंगल 3 लिख लूं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी साबित हो चुके हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है।
तो यहां मुझे साथ रीजन भी मेंशन करना होगी कि मैंने एंगल 5 को एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्यों लिखा। तो मैंने यहां लिखा यूजिंग 1 एंड 2, मतलब मैंने इस 1 रिजल्ट को यूज किया है इस एंगल 5 को लिखने में। इसी तरह यहां पर देखिए ये एंगल 3, जी जी बिल्कुल, एंगल 3 और एंगल 3 इन दोनों का सम करेंगे तो ये ट्वाइस एंगल 3 आ जाएगा। जैसे x में x ऐड करें तो 2x हो जाता है। बस सेम एंगल, जब सेम एंगल होंगे उनका जो समेशन होगा, उनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। इसी तरह एंगल 6 जो है उसको मैंने यहां पर देखिए एंगल 6 को तवज्जो करना, हालांकि एंगल 6 तो मैं लिख चुका हूं पहले कि वो एंगल 2 प्लस एंगल 4 के बराबर होता है, लेकिन मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं एंगल 2 की जगह एंगल 4 लिख रहा हूं और एंगल 4 एज इट इज लिख रहा हूं। भाई ये किस रूल के तहत लिखा, सवाल है भाई। इसकी रीजन ये है कि हम एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर ऑलरेडी साबित कर चुके हैं, तो हमने इस स्टेटमेंट को दोबारा यहां पर यूज किया है, यूजिंग सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब सेकेंड को और फोर्थ रिजल्ट को यहां पर यूज किया है। यहां पर देखिए ये एंगल 4, ये एंगल 4, ये कितने हो गए, ट्वाइस, मतलब डबल हो गए। अब यहां पर ये हमारा 6th रिजल्ट आ गया। साथ साथ आपने रीजन जरूर लिखनी है। उसके बाद फ्रॉम फिगर, अब शक्ल की तरफ आते हैं। शक्ल में क्या है, कहता है एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों को प्लस करते हैं। एंगल 5 और एंगल, ये देखें एंगल 5 और एंगल 6 को प्लस कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर है जी, एंगल 5 की वैल्यू क्या निकाली है, एंगल ट्वाइस एंगल 3, और एंगल 6 की क्या वैल्यू निकाली है, ट्वाइस एंगल 4। अब ये बीच में प्लस एज वैसे का वैसे आ जाएगा। यहां पर हमने एडिंग किया है 5th और 6th को, मतलब ये 5th रिजल्ट, ये वाला आपका 5th रिजल्ट और ये आपका 6th रिजल्ट, हमने इनको आपस में क्या कर लिया है, प्लस कर लिया है। तो यहां से ये 2 और ये 2 हमारा बाहर कॉमन आता है, अंदर क्या बचता है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। और यहां पर एंगल 5 प्लस एंगल 6 को मैंने ये लिखा है, क्यों, क्योंकि एंगल 5 और एंगल 6 कंबाइन होके ये मेन एंगल सेंटर बनाते हैं AOC। तो मैंने 5 और 6 लिखने की बजाय उसका नाम लिख दिया है एंगल AOC। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 मिलके, इन दोनों का सम मिलके ये कौन सा एंगल बन जाता है, ABC, इन दोनों का सम है। तो मैंने यहां पर 3 और 4 के सम की बजाय अगले स्टेप में क्या लिख दिया, एंगल ABC। तो अब आप देख रहे हैं एट लास्ट यहां पर जो रिजल्ट हमें नजर आ रहा है, एंगल AOC मतलब सेंट्रल एंगल, ये क्या है, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस, 2 टाइम्स का मतलब ट्वाइस दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है और मुझे उम्मीद है कि आपने ये थ्योरम अच्छे तरीके से समझा होगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।